हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज के करंट अफेयर्स करते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। 26 नवंबर आज संविधान दिवस ही मनाया जाता है। 2015 से आज के दिन हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। तो आज के आर्टिकल देख लेते हैं। पहला छोटा सा कॉलम है द हिंदू का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स बेटर। दूसरा है गवर्नमेंट फॉर्म्स ए पैनल टू लुक इनटू मनरेगास एफिकेसी। तीसरा है इंडियन एक्सप्रेस से द स्टोरी ऑफ मिलेट्स। और दो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान दिवस वाला आर्टिकल। ये देखिए, संविधान के बारे में है। यहाँ पर जो कॉलमिस्ट हैं वो राज्यसभा में डायरेक्टर हैं। उनका ये कहना है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट हुआ था। और अडॉप्ट का मतलब आपको पता है, इस दिन संविधान के कुछ प्रोविजंस लागू हो गए थे, पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। पूरा संविधान इंप्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950। इसकी कहानी आपको पता है, पॉलिटी क्लासेस में आप जानते हैं। अब यहाँ ऑथर का, कॉलमिस्ट का ये कहना है, सिर्फ एक 26 नवंबर को संविधान दिवस मना लेने से, जो कि हम 2015 से मनाते आ रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये कहना है इनका कि संविधान के प्रति एक इंडिफरेंस सोसाइटी में देखने में आया है, जो कि सही नहीं है। संविधान का जो वैल्यू सिस्टम है, जो उसकी मोरालिटी है, जो वैल्यू सिस्टम हमको सिखाता है, वो हमको आत्मसात करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि जो इंडिफरेंस है ये है क्यों। पहले बताते हैं कि हमारे घरों में बहुत सारी सेक्रेड डॉक्ट्रिन्स होती हैं, किताबें होती हैं, धार्मिक किताबें होती हैं, उनकी हम रखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलेगा कि संविधान किसी घर में मिल जाए उस तरीके से रखा हुआ या समझा हुआ जैसे हम धार्मिक किताबें रखते हैं। जब तक ऐसी सोच नहीं बनाएंगे तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। तीसरा, हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम बिल्कुल नहीं मानते। और संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक पार्ट 4 ए है, आर्टिकल 51 कैपिटल ए, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं। जब तक फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति हमारी आस्था नहीं होगी, राइट्स कॉन्शियसनेस ही रहेगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। हमको फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट को भी उतना ही आगे बढ़ाना पड़ेगा जितना हम फंडामेंटल राइट्स के प्रति जागरूक हुआ करते हैं। फिर इनका कहना है कि बच्चों में, जैसे हम संविधान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चों को हम बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन ऐसा आपको कम ही मिलेगा कि संविधान की एक बुक के तौर पे किसी बच्चे को गिफ्ट दिया हो या किसी सोसाइटी में किसी और को गिफ्ट दिया हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये वेग आइडियाज के तौर पे पड़े रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों में वो सेंसिटिविटी नहीं आएगी, एम्पैथी नहीं आएगी कि गरीबों के प्रति कैसे पेश आना चाहिए, महिलाओं के प्रति कैसे पेश आना चाहिए। ये एक डेकोरेटिव आइटम बन के रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, आर्टिकल 15 में लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इनका कहना है, क्यों ना स्टेट को हम सोसाइटी से रिप्लेस कर दें। क्या सरकार पे ही जिम्मेदारी है कि सरकार डिस्क्रिमिनेट ना करे? क्या सोसाइटी में जिम्मेदारी नहीं है? जब तक सोसाइटी इनको नहीं लेगी अपने ऊपर, तब तक सरकार के जरिए ये बदलाव आने वाला नहीं है। जब तक ये सोसाइटी जिम्मेदारी नहीं लेगी तब तक संविधान का होने का कोई फायदा नहीं है। संविधान हमने अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया है। क्यों बनाया संविधान? इसलिए बनाया, अंग्रेजों के समय जो संविधान चलता था, जो रूल्स रेगुलेशंस कानून चलते थे, उनमें हमको कमियां दिखी। उनको दूर करते हुए हमने संविधान बनाया था ताकि उसे फॉलो करें, अपने को, अपने कानून को, अपने समाज को और एम्पावर करें। लेकिन वो सब होता दिखाई नहीं देता है। इस आर्टिकल के जरिए बताने की कोशिश की है कुछ कुछ बदलाव हम ला सकते हैं तो ही संविधान यूजफुल होगा, प्रासंगिक होगा, हमारे लिए केपेबल होगा हमको इम्प्रूव करने के लिए। सिर्फ एक संविधान दिवस मनाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरा आर्टिकल ये कहता है, एक जस्ट ए व्यू पॉइंट की अगर कहीं ये बताना हो कि कैसे संविधान और यूजफुल हो सकता है, तो ये कहने का मतलब है इस आर्टिकल में कि हमको सिर्फ सेलिब्रेशन से ऊपर हटके काम करना पड़ेगा, तभी संविधान यूजफुल हो सकता है। अगला आर्टिकल है गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू मनरेगास एफिकेसी। देखिए, मनरेगा को रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए एक डॉक्टर मिस्टर अमरजीत सिन्हा कमेटी बनाई है सरकार ने, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। द गवर्नमेंट हैज formed a committee headed by Mr. Amarjeet Sinha. It will give report in 3 months. मनरेगा को रिव्यू करना है, स्पेशली
टू असेस इट्स प्रोग्राम एफिकेसी एज ए पॉवर्टी एलिविएशन टूल, कहां तक ये गरीबी को हटाने के टूल पे इस्तेमाल है, इसकी एफिकेशियसनेस, एफिकेसी देखी जाए, कितना यूजफुल हो सकता है। मनरेगा के बारे में आप जानते हैं ये 2005 में लागू एक्ट पास हुआ था और ये लागू हो गया, जिसमें प्रति वर्ष 100 दिन का अनस्किल्ड लेबर को गारंटी करती है सरकारें कि वो काम देंगी। और ये जो आपको 2005 से लेकर 2013 तक 4 बड़े कानून हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ये मनरेगा राइट टू वर्क कह सकते हैं, जो कि स्टैट्यूटरी राइट है। देन राइट आप इसमें कह सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन कानून पास हुआ था 2005 में। दूसरा स्तंभ है एक गुड गवर्नेंस का। तीसरा है राइट टू एजुकेशन, 2009 में पास हुआ था कानून। चौथा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 में पास हुआ था। ये 4 बड़े स्तंभ माने जाते हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। इसमें एक 2006 में फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट भी आप ले सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ये समाज में बड़े परिवर्तन वाले कानून है, उनमें एक मनरेगा हुआ करता है। तो एक कमेटी ये रिव्यू करेगी कि कैसे इसको और यूजफुल बना दिया जाए। अब ये कमेटी है, इसके पास क्या काम है? द कमेटी हैज नाउ बीन टास्क्ड टू स्टडी द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड डिमांड फॉर मनरेगा वर्क, एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स, जो एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स हैं उनमें क्या बदलाव हो। दूसरा इंटर स्टेट वेरिएशंस, मतलब जो जरूरत मनरेगा के कार्य की केरला में है उससे अलग बिहार में है। बिहार में ज्यादा पॉवर्टी है, केरला में उतनी नहीं है, बट कानून तो सभी राज्यों में बराबर लागू होता है। कंपोजिशन ऑफ वर्क, जो वर्क कराया जाता है इसके तहत क्या उसमें बदलाव लाए। ये 2-4 इनको बातें बताई गई हैं। इन पॉइंट्स के अराउंड ही विल फॉर फ्रेम इट्स रिपोर्ट। It will suggest what changes in focus and governance structures are required. क्या गवर्नेंस का सिस्टम हम चेंज करें ताकि ये बहुत इफेक्टिव हो जाए। It was used as a poverty alleviation instrument for rural region, providing them so safety net in the form of a guaranteed work and wages. लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये पिछली सरकार का एक फेल्योर का डॉक्यूमेंट है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट बहुत यूजफुल ये हुआ करता है अगर कोई बदलाव ला दी जाए। तो कमेटी विल लुक इनटू कि हम कैसे कैसे इसमें चेंज ला सकते हैं। देखिए ये कहता है एन ओपन एंडेड स्कीम सच एज दिस विल ऑलवेज शो शार्प कंट्रास्ट। बिहार फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट इट्स लेवल्स ऑफ पॉवर्टी डज नॉट जनरेट इनफ वर्क टू concrete difference. On the other hand spectrum, on the other end of the spectrum we see Kerala, which is economically better but has been utilizing it for asset creation. जो इसका इस्तेमाल बिहार में हो सकता है उससे अलग हटके केरला में होगा। इस स्कीम को ओपन एंडेड बनाया जाए ताकि राज्य स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। तो दिस इज दिस थिंग। और मनरेगा एक सेफ्टी नेट के तौर पे भी काम करता है। जैसे कि आप देखिए 2020 में 389 करोड़ लोगों को पर्सन डेज ऑफ वर्क दिया गया था, जो कि इससे पहले वाले साल में 265 करोड़ था और 2020-21 में 363 करोड़ हुआ है। और अभी इस साल में 196 पर्सन्स डेज ऑफ वर्क एलोकेट हो चुका है। तो मनरेगा इज ए वेरी यूजफुल टूल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, जो एक रोजगार की गारंटी देता है 100 दिन के लिए अनस्किल्ड वर्क के लिए। और नहीं अगर सरकार दे पाएगी तो आपको एक कंपनसेशन 15 दिन के अंदर दिया करेगी। अब इसमें बहुत सारे, अब कैसे इसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जाए उसके बारे में कुछ सजेशंस हैं। कमेटी बनी है जो मैंने आपको बताई है, सरकार ने कमेटी बनाई है ताकि मनरेगा इंप्रूव हो सके। तो ये कमेटी के बारे में आर्टिकल है, क्या उनकी TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, कैसे हम इसका एक्सपेंडिचर ट्रेंड पढ़ें, इंटरस्टेट वेरिएशंस लाए जाए इसमें, और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव हो, और कंपोजिशन ऑफ वर्क जो है वो कैसे चेंज हो ताकि इसका यूजफुलनेस हो सके। ये सिंपली पुट एक कॉलम आता है इंडियन एक्सप्रेस में, उसका स्टोरी ऑफ मिलेट्स है। आपको पता है कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएंगे, जैसा कि UN ने भारत के कहने पे किया था। उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है। पहले तो मिलेट के बारे में बता देते हैं। मिलेट डिस्क्राइब स्मॉल ग्रेन्ड सीरियल्स लाइक सोरगम, दैट इज ज्वार, पर्ल मिलेट, बाजरा, रागी एटसेट्रा एटसेट्रा। मिलेट्स होती है, मिलेट फैमिली के सीरियल्स होते हैं। मिलेट्स पर अमंग द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहले इनका खेती हुई थी और इंडस सिविलाइजेशन में भी इसकी खेती हुई थी, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और शायद भारत में पहली बार ये भारत में उगाया गया था। वैसे वेस्ट अफ्रीका, चाइना, जापान आर होम टू इंडिजिनस वैरायटीज ऑफ दिस क्रॉप्स। 130 देशों में उगाया जाता है और लगभग 60 करोड़ लोग एशिया अफ्रीका में इसको अपनी स्टेपल डाइट में लेते हैं। इसको उगाने के लिए पानी कम चाहिए गेहूं और चावल के मुकाबले।
और ड्राई एरिया में हो जाता है। इनमें ग्लोबली देखा जाए तो जो ज्वार है वो सबसे ज्यादा पैदा होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि 2023 में मिलेट ईयर मनना है, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। पूरे दुनिया में देखा जाए तो मिलेट फैमिली से सबसे ज्यादा ज्वार पैदा होता है, जो कि यूएस, चाइना, मतलब सभी कॉन्टिनेंट में होता है। नॉर्थ अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, सूडान, मतलब ये जितने बड़े कॉन्टिनेंट है सभी जगह पैदा होता है जहां तक ज्वार की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया में मिलेट खरीफ क्रॉप होते हैं और इसमें ज्वार, बाजरा और रागी बड़े स्तर पे पैदा किए जाते हैं। इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई होती है और 2018 में सरकार ने इसको न्यूट्री सीरियल्स नाम दिया है। ज्वार, बाजरा, रागी और मंडुआ, माइनर मिलेट्स वगैरह को न्यूट्री सीरियल्स बोला गया है। स्टोरी ऑफ कर्नाटक ने भी इस पे एक पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ मिलेट्स पब्लिश्ड बाय कर्नाटक स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन एसोसिएशन विद आईसीएआर ने मिलेट्स को बारे में बताया 7 से 12% प्रोटीन होता है, फैट होता है, 60 to 75% कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करते हैं। अब 2023 में मन्ना है ईयर ऑफ मिलेट्स, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत के कहने पे हुआ था। 72 देशों ने इसको सपोर्ट किया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या मिलेट्स पीडीएस में शामिल होता है? क्या राशन के सिस्टम से इसे दिया जा सकता है? तो देखिए, अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एलिजिबल हाउसहोल्ड्स आर एंटाइटल्ड टू राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन। राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज दिया जा सकता है, लेकिन इसमें मिलेट्स शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, 2013 का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें मिलेट देना है, ये शामिल नहीं है। और जबकि बाकी चीजें इसमें फूड ग्रेन्स में मिलेट डिफाइंड नहीं है जहां तक इस कानून की बात है। लेकिन सरकार ने रिकमेंडेशन दी है कि इसे शामिल किया जाए, वक्त आ चुका है कि ये शामिल किया जाए। अब इसकी एमएसपी होती है, पहला पॉइंट तो हो गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये है नहीं, ये इसके वाइटल्स हमने बता दिए। तो इसमें एमएसपी नहीं होती है। ज्वार एमएसपी होती है, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स है एमएसपी ओनली फॉर ज्वार, बाजरा एंड रागी। पूरे मिलेट फैमिली के लिए नहीं होती है, ज्वार, बाजरा, रागी के लिए होती है एमएसपी। अब इनमें कौन से राज्यों में एमएसपी मिलेट्स होती है? ज्वार इज द मेनली ग्रोन इन राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाजरा इज मेनली ग्रोन इन राजस्थान, इसमें महाराष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां तक ज्वार की बात होती है। ऐसे ही बाजरा के केस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट राजस्थान हो जाता है, ज्वार के केस में महाराष्ट्र है, यहाँ राजस्थान हो जाता है। कंजम्पशन पैटर्न देखें तो बताते हैं कि रूरल इंडिया में भी और अर्बन इंडिया में भी इसका जो परसेंटेज है बहुत कम है। सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, फिर गेहूं लिया जाता है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है वो काफी कम आता है। जो स्टडी की गई है उसके बेस पे देखा गया है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, रूरल एरियाज हो, डिफरेंसेस इन द कंजम्पशन पैटर्न आर नॉट देयर। दोनों ही क्षेत्रों में इसका कंजम्पशन अभी बहुत ज्यादा चावल, गेहूं के मुकाबले नहीं होता है। तो बेसिकली मिलेट्स पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? सरकार इसको न्यूट्री सीरियल्स कहती है, इसके बढ़ावे पे बात चल रही है। इसका जो प्रोक्योरमेंट है वो 13.7 LMT प्रोक्योर किया जाएगा। इससे पहले 6 पॉइंट, मतलब सरकार डबल प्रोक्योर करने वाली है। ये सरकार का प्रोक्योरमेंट का वो है, पॉलिसी है। तो दिस इज अबाउट मिलेट 2023 के लिए। दो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं। ट्विटर के जो ओनर है एलॉन मस्क, उन्होंने ये बोला है कि डिफरेंटली कलर्ड बैजेस होंगे बिटवीन डिफरेंट अकाउंट। गोल्ड चेक कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगा, ग्रे चेक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए होगा, ब्लू इंडिविजुअल्स के लिए होगा, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या ना हो। मतलब डिफरेंट कलर्स के बैजेस होंगे जहां तक उनके इस्तेमाल करने वालों की बात। एक छोटा सा अनाउंसमेंट हुआ है। अब यहाँ देखिए, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज को कमिश्नरेट सिस्टम में लाया जा रहा है। इनमें 3 जिले प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा ये और आ जाएंगे। इससे पहले बनारस, लखनऊ, नोएडा वगैरह हुआ करते हैं, जहां कानपुर सिटी, यहाँ 7 जिलों में ये हुआ करता है। 3 जिले, 4 में हुआ करता है, 3 जिले और आ जाएंगे। लेकिन इसको कमिश्नरेट सिस्टम को लाने के लिए पहले इनको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा एज पर द रूल्स ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के सेक्शन में लिखा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन जहां हुआ करती है उससे पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करेंगे, उसके बाद उसमें कमिश्नर सिस्टम ऑफ पुलिसिंग ला सकते हैं। अब ये कमिश्नर सिस्टम ऑफ पुलिसिंग क्या है? देखिए, पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट और ये बेस्ड ऑन द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। अंग्रेजों के जमाने में
डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था और मेन पर्पज जो था वो रेवेन्यू कलेक्शन था। और अंग्रेजों के जमाने में रेवेन्यू कलेक्शन में फोर्स की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, इसीलिए सिस्टम ऐसा बनाया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको शहर का एसपी रिपोर्ट करेगा। पुलिस यूज टू डू अ सबऑर्डिनेट वर्क टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मींस कि इस तरीके से चलता था। इसे डुअल सिस्टम ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जहां पर एक तरफ तो एसपी डीआईजी को रिपोर्ट करेगा, लेकिन शहर के अंदर देखा जाए ही विल रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कमिश्नर सिस्टम में क्या होता है, ये चेंजेस कर दिए जाते हैं। अंडर द कमिश्नरेट सिस्टम द कमिश्नर डज नॉट रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन मुंबई दिल्ली, रिपोर्ट डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट, सीधे स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। और ये जो कमिश्नर होता है, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल रैंक का ऑफिसर होता है, उसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कमिश्नर बनाने का प्रावधान है, जो कि सीआरपीसी में किया जाता है। उसमें ये सिस्टम बन जाता है जहां कमिश्नर के पास मजिस्ट्रियल पावर्स भी हुआ करती हैं। कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इट हेल्प्स फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द कमिश्नर एंड एलिमिनेट्स ब्लेम गेम बिटवीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। अब ये पैरेलल स्ट्रीम खड़ी हो जाती है, जहां पर डुअल सिस्टम ऑफ पुलिसिंग होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये 7 जिलों में यूपी के कमिश्नर सिस्टम हुआ करेगा, ताकि गुड गवर्नेंस की 2 डायमेंशन ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिसिंग दोनों ही इंप्रूव हो जाए। तो इस एक तरीके से पुलिस को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से बाहर लाने के लिए और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ये एक सिस्टम बनाया जाता है। दिस इज अबाउट दिस थिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज हैं, आज के आर्टिकल्स हैं 2 अखबारों के जो मैंने कवर कराए। होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियोस। प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस। कमेंट भेजिए, इसमें इसको और इम्प्रूव करेंगे और इंक्लूसिव करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में ये काम आ पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।